हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12 के आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक का आजकल अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम कुंवर नारायण जी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जब ये वीडियो देखें तो अपनी जो बुक है उसको खोलकर, इसी चैप्टर को खोलकर बैठें और साथ के साथ वीडियो को सुनें भी और पाठ को रीड भी करें, ताकि आपको उसे याद करने में, समझने में आसानी हो। तो देखो बच्चों कि इनका जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में 1927 सन में हुआ था। अब बात आती है कि इनकी रचनाओं की। तो इनकी जो साहित्यिक यात्रा थी वो काफ़ी उल्लेखनीय रही है, यानी इनका जो साहित्य में योगदान था वो काफ़ी हद तक ज़्यादा ही था। तो उनके जो संग्रह थे, उन्होंने जो काव्य संग्रह थे या इनके जो प्रबंध काव्य था, कहानी का संग्रह था, ये सब इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें काफ़ी सम्मान या पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। तो देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। 1956 में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये तो क्या है, इनके काव्य संग्रह है। अब इनके द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य है आत्मजयी, आकारों के आसपास एकमात्र इनका कहानी संग्रह है और इन्होंने समीक्षा भी की थी आज और आज से पहले। मेरे साक्षात्कार, ये इनकी एक सामान्य रचना है। तो प्रबंध काव्य, जब इनकी बात आती है प्रबंध शब्द की, तो बच्चों एक ऐसी कथा जो शुरू से अंत तक चलती है और उसके बीच में क्या है, कुछ छोटी छोटी गौण कथाएं भी चलती रहती है, तो वो होती है प्रबंध काव्य। तो इनका जो प्रबंध काव्य है आत्मजयी नाम से है, जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब बात आती है कि इनका जो साहित्य में योगदान था उसके लिए इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इन्हें 2005 में दिया गया और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब है इनकी ही काव्य की दो पंक्तियाँ कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्रदान प्राप्त रही है। यानी इन्होंने सृजन तो बहुत सारा किया, जैसे कि अलग अलग लिखा, कहानी लिखा, प्रबंध काव्य लिखा, समीक्षाएं की, लेकिन इनकी जो प्रमुख इनका सृजन करने का जो क्रम था या इनका कार्य था वो इन्होंने प्राथमिकता किसे दी थी, कविता को दी थी। नई कविता के दौर में, तो बच्चों यहाँ कविता आती है नई कविता। तो इन जो नई कविता का दौर आया था, इससे पहले जो कविताएं लिखी थी वो या तो प्रभु की भक्ति से संबंधित थी या देशभक्ति से संबंधित थी या किसी राजा की प्रशंसा के लिए कही गई हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही कविता में क्या है, ये पहले कुछ विषय हुआ करते थे, इन्हीं विषयों पर कविताओं का लेखन किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ लोगों ने क्या किया, जो यथार्थ जीवन से जुड़ना शुरू कर दिया, यानी जैसा जीवन उन्होंने समाज में देखा, लोगों के जीवन को देखा, तो उनके जीवन से प्रभावित होकर उसे ही यथार्थता को, यानी जैसा देखा वैसा ही लिखना शुरू किया। यानी नए नए विषय जुड़ते गए, नए नए संभावनाएं आती गई। तो वो जो दौर था वो था नई कविता का दौर। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव,
अखबारी सहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय, यानी उनकी कविताओं में क्या नहीं था, यानी व्यर्थ का उलझाव नहीं था, यानी बिना कोई बात ऐसे आपस में उलझने वाली ऐसा नहीं था, और ना ही वो अखबारों की सतह पर बने रहने के लिए कुछ लेखन किया करते थे। और उनके जो वैचारिक धुंध थे, यानी जो उनके विचार थे वो स्पष्ट थे। तो ऐसा नहीं था कि उनके विचार स्पष्ट हमें पता नहीं चलता था, ऐसा उनके लेखन में नहीं था, बल्कि क्या था, संयम था, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर यानी पूरी तरह से समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि है, यानी मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाले कवि है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो उनकी तटस्थ वीत राग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोडनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यानी उनके जो संवेदनशील मन के जो मंथन है, विचारों का जो मंथन है, उनके रूप में भी पढ़ी जा सकती है। अब बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम की। तो आपके पाठ्यक्रम में बच्चों 2 कविताएं ली गई है। एक तो है इन दिनों, जो इनका काव्य संग्रह है, उससे ली गई है कविता के बहाने, और दूसरा है कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई थी बात सीधी थी पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर है पहली कविता कविता के बहाने, जो इन दिनों कविता के संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चों के सपने तो असीम हैं। देखो बच्चों, ये है कि कविता के बहाने, यानी कविता की यहाँ जो तुलना की गई है चिड़िया से की गई है, फूल से की गई है और बच्चे से की गई है। यानी चिड़िया का जो उड़ना है, ऊंचाई है, वो एक निश्चित है। उसी तरह से फूल का जो खिलना है, उसकी जो महक है, उसकी जो सुगंध है, वो एक निश्चित समय तक रहती है। लेकिन जिस तरह से बच्चों की जो कल्पना है, उसी तरह से उनकी क्या है, बच्चों की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। वो क्या है, असीमित होते हैं। उसी तरह से कविता का जो प्रभाव है वो हमेशा क्या रहता है, असीमित ही रहता है। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। अब बात आती है इनकी दूसरी कविता की। कविता के बहाने बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है,
और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो बच्चों, ये जो कविता है बात सीधी थी, पर ये कवियों के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि वो आसान से दिखने वाली बात को भाषा में इस तरह से उलझा देते हैं कि उसका जो अर्थ होता है वो भी क्या है समझना कठिन हो जाता है। तो बच्चों, इससे आगे वाली वीडियो में हम इनके द्वारा लिखी गई कविताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप साहित्यिक परिचय को अच्छे से लिखो और याद करो।